Assalamu alaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today we shall study about different types of interferences and virtues of ICP-MS, and this is the part 6 of atomic spectroscopy lecture series. So first of all हम define करते हैं कि what is interference. So interference is any effect that changes the signal while analyte concentration remains unchanged. Interference can be corrected by removing the source of interference or by preparing standards that exhibit the same interference. देखें, इसे प्रीवियस लेक्चर में हमने बैकग्राउंड करेक्शंस जो हैं वो टॉपिक स्टडी किया था। तो बैकग्राउंड करेक्शंस जो हैं वो हमने इसलिए की थी कि जो मैट्रिक्स था वो हमारे एनालाइट के सिग्नल के साथ इंटरफेयर कर रहा था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी मेजर कर रहे हैं तो अगर मैट्रिक्स जो है वो लाइट अब्जॉर्ब कर रहा है एज़ कम्पेयर टू एनालाइट, तो ये मैट्रिक्स की इंटरफेरेंस है। सिमिलरली अगर हम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिटरमिन कर रहे हैं या वो टाइप स्टडी कर रहे हैं, तो अगर फ्लेम की लाइट जो है वो भी डिटेक्टर तक पहुंच रही है वाइल एक्चुअली एनालाइट ने जो लाइट एमिट की है वो सिर्फ डिटेक्टर तक पहुंचनी चाहिए, तो जब फ्लेम की लाइट भी डिटेक्टर तक पहुंचेगी तो फ्लेम इज़ एक्चुअली इंटरफेयरिंग विद द सिग्नल ऑफ द एनालाइट. सो एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स और चेंजेस द सिग्नल while analyte concentration remains same, so that effect is called as interference. तो दो तरीके हैं, या तो आप सोर्स से इसको रिमूव करें या फिर आप ऐसी कंडीशंस बनाएं, ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाएं कि उनमें भी फिर इंटरफेरेंस जो है वो उसी तरीके से हो, तो उस लिहाज से फिर हम अपनी एक्चुअल वैल्यूज़ को जो है वो करेक्ट कर सकते हैं. तो बेसिकली अगर हम देखें तो इंटरफेरेंस को हम 3 टाइप्स में जो है वो डिवाइड करते हैं. नंबर 1 इज़ दी स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस, नंबर 2 इज़ दी केमिकल इंटरफेरेंसेस एंड नंबर 3 इज़ दी आयोनाइजेशन इंटरफेरेंसेस. तो सबसे पहले हम देखते हैं स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस. So these usually arise when the analyte signal is overlapped by matrix signal or flame or furnace. तो जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया था कि अगर मैट्रिक्स सैम्पल की बजाय मैट्रिक्स अब्जॉर्ब करे लाइट, या फ्लेम जो है वो लाइट जो है वो डिटेक्टर तक पहुँचे एज़ कम्पेयर टू द एनालाइट्स लाइट, तो दीज बोथ केसेस काज द स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस. और हमने बैकग्राउंड करेक्शन मेथड्स जो कि इस लेक्चर से प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बाय यूजिंग ड्यूटेरियम लैम्प और जीमन करेक्शन मेथड अप्लाई करके हमने इन इंटरफेरेंसेस को करेक्ट कर लिया था और इनके इंटरफेरेंस को हमने ख़त्म कर दिया था. तो बाज़ दफ़ा अगर आप देखें कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एमिशन इंटेंसिटी की, तो यहाँ पर ये यट्रियम की पीक है, ये 2 पोजीशंस पर जो है वो बेरियम की पीक जो है वो आ रही है. लेकिन अगर किसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट में ये यट्रियम का ऑक्साइड बन जाए तो आप देखेंगे कि ये पीक्स जो है कितनी ब्रॉडन है. अब क्योंकि ये यट्रियम ऑक्साइड बन गया है तो यट्रियम ऑक्साइड इज़ अ मॉलिक्यूलर स्पीशी. तो मॉलिक्यूल्स में आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं, तो उसकी वजह से स्पेक्ट्रम जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है. तो अगर आप देखें यहाँ पर ये जो है ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम है विच आर थिन लाइंस, वेयर एज जो यट्रियम ऑक्साइड का ये स्पेक्ट्रम है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम वो कितना ब्रॉड है. अब इसका नुकसान क्या है कि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो है अपने साथ बहुत सारी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम की पीक्स हैं उनको हाइड कर जाएगा. तो इसलिए फिर जब नेचर कंपाउंड की चेंज होती है या इंटरफेरेंस मैट्रिक्स की वजह से अपीयर होती है तो इट इज़ वेरी लीथल और ये हमारे जो एनालिसिस है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज करती है. सो इस तरह ये ऑक्साइड फॉर्मेशन जो है दैट इज़ काजिंग एन इंटरफेरेंस. इस ऑक्साइड फॉर्मेशन को रोकने के लिए हम या तो फ्लेम का टेम्परेचर ज़्यादा कर सकते हैं या हम फ्लेम जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का यूज़ कर सकते हैं ताकि ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट जो है वो उसको हम रोकें. सो इन दिस वे we tackle the spectral interferences. Next जो टाइप है that is called as chemical interferences. और इसमें जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो आता है एटमाइजेशन का, कि इन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस द एटमाइजेशन ऑफ एनालाइट इज़ रिड्यूस्ड और हिंडर्ड बाय सर्टन स्पीशीज़. फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें अगर हमारे मैट्रिक्स में स्पीशीज़ हैं सच एज सल्फेट है या फॉस्फेट है,
then they can reduce the atomization of calcium because sulfate पर 2 नेगेटिव चार्ज है, फॉस्फेट पर 3 नेगेटिव चार्ज है. सो दीज क्लोजली हेल्ड विद कैल्शियम, तो ये इजीली सेपरेट नहीं होते. तो इस तरह फिर एटमाइजेशन ऑफ कैल्शियम जो है वो उसमें प्रॉब्लम आता है. तो इस तरह की जो इंटरफेरेंस है उनको हम केमिकल इंटरफेरेंस कहते हैं कि ज़ाहिर है जब कैल्शियम जो है वो सेपरेट नहीं होगा इनसे, तो कैल्शियम जो है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिड्यूस एंड दैन डिफ़िकल्ट टू एटोमाइज एंड एक्साइट. सो इस प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व करते हैं बाय द एडिशन ऑफ रिलीजिंग एजेंट्स सच एज EDTA एंड 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन. अब देखें कि EDTA जो है ये स्ट्रॉन्ग एक लिगेंड है. इट कैन हैव 6 कोऑर्डिनेशन साइट्स, तो ये बाउंड हो सकता है विद कैल्शियम. तो सल्फेट और फॉस्फेट रिमूव हो जाएंगे और EDTA जो है वो अटैच हो जाएगा विद कैल्शियम. नो EDTA जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. सिमिलरली जो 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है. तो हाई टेम्परेचर पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो बड़ा इजीली डिकम्पोज हो जाएंगे. तो ये कैल्शियम जो है वो सेट फ्री हो जाएगा और हम इसको इजीली एटोमाइज एंड रिड्यूस करके जो है वो इसकी स्पेक्ट्रम ले सकते हैं. अदर वे क्या है कि आप रिलीजिंग एजेंट जो है वो लैंथनम का कोसार्ट जो ले सकते हैं. मतलब लैंथनम 3 पॉजिटिव जो है वो बजाय के कैल्शियम के साथ बाउंड करने के इट विल अटैच विद सल्फेट एंड फॉस्फेट. तो इस तरह रिलीजिंग एजेंट जो है वो या तो मैट्रिक्स को कैप्चर कर सकता है और जो हमारा एनालाइट है उसको फ्री कर सकता है, या फिर रिलीजिंग एजेंट हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ EDTA एंड 8-हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जो कि लेस टेम्परेचर पर जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं और ये कैल्शियम में जो सल्फेट है और फॉस्फेट है उसको पहले ख़ुद रिप्लेस करके अटैच हो जाएंगे बिकॉज दीज आर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. और उसके बाद फिर जो है वो लो टेम्परेचर पर डिकम्पोज होके ईज़िली कैल्शियम को जो है वो एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो दीज केमिकल टाइप ऑफ इंटरफ्रेंसेस कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ फ्यूल रिच फ्लेम एंड बर्निंग दी टेम्परेचर एट वेरी हाई टेम्परेचर. अगर आप फ्लेम को बर्न करेंगे तो ये सारी इंटरफ्रेंसेस जो हैं वो रिमूव हो सकती हैं. नेक्स्ट टाइप ऑफ जो इंटरफेरेंस है उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन इंटरफेरेंस. सो ड्यू टू लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ अल्कली मेटल्स दे आर रेडली आयोनाइज एंड डिफ़िकल्ट टू करैक्टराइज इन एटॉमिक फॉर्म. देखिए हमारे पास सोडियम है, पोटाशियम है. अल्कली मेटल्स जो हैं दे ईज़िली रिलीज़ देयर इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिव फॉर्म में चली जाती हैं. तो इनका लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इस वजह से ये पॉजिटिव फॉर्म में चली जाती हैं और इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू करैक्टराइज दैम इन एटॉमिक फॉर्म. However, their ionization can be suppressed in the presence of another ion which ionize even more readily than our analyte. Yes, हम इनकी आयोनाइजेशन को एक तरीके से सप्रेस कर सकते हैं कि अगर हम मैट्रिक्स में कोई ऐसी स्पीशी लें जो कि जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है इवन अल्कली मेटल से लो हो, तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे दे विल बी कैप्चर्ड बाय दीज और ये न्यूट्रल फॉर्म में जो है वो चले जाएंगे या फिर ये ऑक्सीडाइज जो है वो नहीं होंगे. फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि पोटाशियम जो है उसको हम एनालिसिस कर सकते हैं इन एटॉमिक फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सीजियम, बिकॉज सीजियम जो है वो आयोनाइज मोर रेडली हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पोटाशियम. तो सीजियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो अगर थोड़ा बहुत को पोटाशियम पॉजिटिव फॉर्म में गया भी है तो वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और इस तरह पोटाशियम विल रिमेन इन न्यूट्रल फॉर्म और इसका हम इजीली एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं इन एटॉमिक फॉर्म. नेक्स्ट ये है कि द मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन टू द कॉम्प्लेक्स मैट्रिक आल्सो कंपनसेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंसेस. देखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हमारी मैट्रिक्स होती है उसकी नेचर इस किस्म की होती है कि वो एनालाइट के सिग्नल को ऊपर आने नहीं देती. देखें हमारे उस मैट्रिक्स में हमारा एनालाइट तो है और उसकी कुछ कंसंट्रेशन भी है, लेकिन मैट्रिक्स जो है वो इतनी कॉम्प्लेक्स नेचर की है कि वो सिग्नल जो है वो उसका एनालाइट का हाइड कर देती है. तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, उस केस में हम अपनी तरफ से एनालाइट जो है उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऐड करते हैं. दिस मेथड इज़ कॉल्ड एज स्टैंडर्ड एडिशन मेथड. तो इस हेडिंग में ये बताया गया है कि स्टैंडर्ड एडिशन मेथड जो है वो कंपनसेट करता है वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंसेस. तो वो कैसे करता है, अगर आप इस ग्राफ में देखें कि यहाँ पर ये वाली एक कर्व है और एक ये कर्व है. ये जो कर्व है दिस इज़ स्ट्रोंशियम इन वाटर,
ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन है एंड दिस इज़ इट्स स्लोप। वेयर एज जो स्ट्रॉन्शियम इन एक्वेरियम वाटर है वो ये है। तो इसमें हमने स्टैंडर्ड एडिशन की है, हमने अपनी तरफ से जो है वो स्ट्रॉन्शियम को ऐड किया है। इसीलिए जब आप देखें कि हमने जब उसको ऐड किया है तो फिर ये उसकी स्लोप है विच इज़ लेस स्लोप एज़ कम्पेयर टू दैट स्लोप इन प्योर वाटर। द रीज़न इज़ दैट कि जो स्ट्रॉन्शियम है वो पूरी तरह से अपीयर नहीं हो रहा इन एक्वेरियम वाटर में, क्योंकि उसमें और भी साल्ट्स हैं, तो वो अब्जॉर्बेंस उतनी नहीं हो रही जितनी के सिग्नल राइज हो रहा है इन फ्रेश वाटर। अब हमने कितना ऐड किया था, अब देखें कि जब हमने ज़ीरो कंसंट्रेशन अभी ऐड किया तो सिग्नल जो है वो यहाँ पर आ रहा है, तो फिर इसकी स्लोप है। तो इसकी एक्चुअल कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्शियम की जो है वो एक्वेरियम वाटर में कितनी है, तो वो हम अगर ये स्टैंडर्ड एडिशन मेथड या ये साल्ट ना डालते तो फिर हमें ना पता चलती। लेकिन जब हमने ये साल्ट डाल दिया है इसके अंदर, तो अब इसकी ये स्लोप बनी है, तो हम क्या करेंगे, इस स्लोप को बैक ड्रॉ करेंगे और इंटरसेप्ट करेंगे पीछे एक्स एक्सिस पर। तो ये इंटरसेप्ट कर रहा है -7.41 ppm पर। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब है कि उस एक्वेरियम वाटर में एक्चुअली जब हमने कोई स्टैंडर्ड एडिशन नहीं की थी तो उसमें 7.4 ppm जो था वो उसमें स्ट्रॉन्शियम ऑलरेडी मौजूद था, लेकिन वो अपीयर इसलिए नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द एक्वेरियम वाटर नेचर के उसमें और भी साल्ट थे। लेकिन जब हमने एक दफ़ा स्ट्रॉन्शियम उसमें ऐड कर दिया तो बाद में हमने उसकी स्लोप को बैक प्लॉट किया, तो फिर वहाँ से हमें जब ये एक्स एक्सिस को उसने कट किया तो वहाँ से इंटरसेप्ट से हमें पता चल गया कि ओरिजिनली जो आपका एक्वेरियम वाटर था जिसमें अभी हमने स्ट्रॉन्शियम खुद अपनी तरफ से ऐड नहीं किया था, उसमें उसकी कंसंट्रेशन जो थी वो 7.41 ppm थी। सो इन दिस वे बाय यूजिंग स्टैंडर्ड एडिशन मेथड हम जो है वो जो इंटरफेरेंस आ रही है ड्यू टू द मैट्रिक्स सच एज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लाइक एक्वेरियम, उसको रिमूव जो है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आप प्लाज्मा यूज़ करें तो जितनी भी टाइप की आपकी इंटरफ्रेंसेस हैं वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाती हैं। और उस रिमूवल होने की वजह क्या है कि एक तो आपके प्लाज्मा का टेम्परेचर बड़ा यूनिफॉर्म रहता है, दूसरा टेम्परेचर बड़ा हाई रहता है, एंड थर्ड रीज़न जो है जो यहाँ मेंशन नहीं है कि टेम्परेचर जो है वो बड़ा स्टेबल रहता है। तो अगर आप प्लाज्मा की बजाय अगर आप फ्लेम यूज़ करें तो फ्लेम में ये होता है कि जो आउटसाइड होता है वहाँ पर टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जो इनसाइड कोर होती है वहाँ पर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एमिशन मेजर कर रहे हैं तो जो प्लाज्मा जो फ्लेम के सेंटर में जो एटम्स हैं जो उन्होंने लाइट एमिट की है, वो लाइट जो है जो टर्मिनल पर फ्लेम के फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लेम के यहाँ पर जो इस रीजन में एलिमेंट्स ने लाइट जो है वो एमिट की है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, वो जो लाइट है जो यहाँ पर इसकी बाउंड्री पर मौजूद हैं एलिमेंट्स, वो लाइट वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो डिटेक्टर तक तो वो लाइट पहुँचती नहीं है क्योंकि आउटसाइड टेम्परेचर जो है वो कम होता है फ्लेम का। सो इस टेक्निक को हम कहते हैं या इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ एब्जॉर्प्शन। तो इस तरह फिर वो सिग्नल जो है वो एक्चुअली जितना पहुंचना चाहिए डिटेक्टर तक वो नहीं पहुंचता ड्यू टू द नॉन यूनिफॉर्म कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर। सो ये सारी चीज़ें क्योंकि प्लाज्मा में यूनिफॉर्म टेम्परेचर है, टेम्परेचर हाई है और टेम्परेचर स्टेबल रहता है, तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होते और हमें एनालाइट का सिग्नल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कंसंट्रेशन जो है वो मिलता है। नेक्स्ट वी आर स्टडिंग इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मास स्पेक्ट्रोमेट्री और ये इसका स्पेक्ट्रम है। दिस इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक टेक्निक अवेलेबल फॉर एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो रीज़न क्या है कि एक तो हम इसमें प्लाज्मा यूज़ करते हैं विच हैज़ हाई टेम्परेचर, स्टेबल टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म टेम्परेचर। सेकंड, इस इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा के साथ न्यूमेटिक नेबुलाइज़र की बजाय पीज़ो इलेक्ट्रिक नेबुलाइज़र जो है वो लगा होता है, जो कि और ज़्यादा मिस्ट की जो साइज़ है उसको स्मॉल बनाता है। तो फॉग टाइप जो है वो आपका सैंपल जाता है, जिससे जो एटमाइजेशन है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो जाती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो जब हम इस प्लाज्मा के साथ अटैच करते हैं तो दिस इज़ द मोस्ट सेंसिटिव डिटेक्टर अवेलेबल। तो दिस इज़ द रीज़न कि ये जो टेक्निक है ICP-MS, इसकी सबसे लो डिटेक्शन लिमिट्स हैं कि बहुत कम कंसंट्रेशन भी अगर हो
तो ये डिटेक्ट कर लेता है। तो अगर आप देखें यहाँ पर ये दो जो है वो कंपैरिजन किए गए हैं ये एक हवालियन कॉफ़ी की टाइप है और एक ये क्यूबन कॉफ़ी की टाइप है। तो इसमें दो एलिमेंट्स डिटेक्ट किए गए हैं, एक जो एलिमेंट है वो है मरकरी और सेकंड जो है वो है लेड। तो अगर आप देख रहे हैं कि बोथ इन हवालियन एंड क्यूबन कॉफ़ी दोनों में आपके जो लेड की कंसंट्रेशन है इट इज़ आलमोस्ट सेम, लेकिन जो हवाईयन कॉफ़ी है उसमें मरकरी की कंसंट्रेशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है, लेकिन जो क्यूबन कॉफ़ी है उसमें मरकरी की कंसंट्रेशन है। तो ऐसा क्यों है? दिस इज़ द रीज़न कि अर्थ क्रस्ट में कोई चेंज है जिसकी वजह से वो फिर सारी जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं वो आ रहे हैं क्यूबन कॉफ़ी में। एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पर ये स्मॉल पीक्स जो हैं वो मरकरी की अपीयर हो रही हैं। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द कि जी हवाईयन कॉफ़ी के अंदर को थोड़ी बहुत मरकरी की कंसंट्रेशन है। दिस इज़ बिकॉज कि हमने यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, जो मैट्रिक्स इफ़ेक्ट्स हैं उनको हमने नेगेटिव नहीं किया, वो एज इट इज़ सारी पीक जो है वो आ रही हैं। तो दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ के जी मरकरी है इसमें, बल्कि ये एक मैट्रिक्स की पीक्स हैं जो कि पीछे बैकग्राउंड में आ रही हैं। सो इन दिस वे हम चीज़ों को करैक्टराइज करते हैं और विद ग्रेट रेजोल्यूशन वी कैन आइडेंटिफाई कि किस में कौन से कंटेंट्स हैं। तो अगर आप ये बेसिक जो डायग्राम देखें, सो दिस इज़ द बेसिक डायग्राम ऑफ ICP-MS। ये वर्क कैसे करता है, तो हमने इसमें जो हमारा इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा की टॉर्च है उसको मास स्पेक्ट्रोमीटर के साथ अटैच किया हुआ है। तो ये बेसिकली एक इंटरफेस है बिटवीन ICP एंड MS। तो अगर आप देखें ये प्लाज्मा की टॉर्च है, तो प्लाज्मा के बहुत स्मॉल जो पार्टिकल्स हैं वो इस सैम्पलिंग कोन में से जो है वो पास कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट लेस दैन 10% जो प्लाज्मा है वो आगे जा रहा है। आगे यहाँ पर ये फिर स्किमर कोन जो है वो अटैच है और स्किमर कोन जो है वो और ज़्यादा फिर स्मॉल उसका डायमीटर होता जाता है और स्किमर कोन के आगे फिर हम जो है वो वैक्यूम अप्लाई करते हैं जिससे जो है वो वैक्यूम क्रिएट होता है, जिससे फिर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ स्ट्राइक नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें कि हमने यहाँ पर हाई वोल्टेज एक्सट्रैक्शन लेंस जो है वो लगाया हुआ है। द रीज़न इज़ दैट कि हाई वोल्टेज यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट्स जो है वो उनको आगे को पुश करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ये हेक्सापोल कोलिजन सेल है और आप देख रहे हैं कि हर स्टेज पर जो वैक्यूम जो प्रेशर है वैक्यूम पंप का वो बढ़ रहा है ताकि अंदर वैक्यूम जो है वो क्रिएट हो। तो बेसिकली ये जो कॉलीमेटर या इलेक्ट्रोस्टैटिक आयन ऑप्टिक ये प्लेट्स होती हैं या इसको हम कोलिजन सेल कहते हैं, वो क्या करता है कि जो आर्गॉन के डिफरेंट स्पीशीज़ हैं लाइक आर्गॉन ऑक्साइड है या आर्गॉन के केटाइंस हैं उनको यहीं पर ही वो ख़त्म कर देता है। द रीज़न इज़ दैट कि आर्गॉन कहाँ से आया, कि ये जो प्लाज्मा है दिस इज़ मेड अप ऑफ आर्गॉन गैस। तो अगर आर्गॉन के एटम्स या आइंस या मॉलिक्यूलर आइंस जो हैं वो भी जाएंगे साथ आगे, तो यहाँ पर डिटेक्टर में जो है वो फिर प्रॉब्लम होगा। तो वो जो आर्गॉन की स्पीशीज़ हैं उनको हम इसी हेक्सापोल कोलिजन सेल में उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। उसके बाद जो है वो फिर जो हमारे आइंस हैं वो क्वाड्रोपोल मास स्पेक्ट्रोमीटर में से पास करते हैं। इसमें ये 4 पोल्स होते हैं और इनकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है। तो एक पर्टिकुलर चार्ज टू मास साइज़ रेशो का ही आयन जो है वो इसमें से पास कर सकता है। तो हम इसकी सेटिंग इस तरह करते हैं कि लो चार्ज टू मास रेशो से हाई चार्ज टू मास रेशो या हाई चार्ज टू मास रेशो से लो चार्ज टू मास रेशो स्कैन करते हैं और सिर्फ एक वक्त में एक पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो आ जाती है और फिर वो आगे यहाँ पर डिटेक्टर तक स्ट्राइक करती है। यहाँ पर अगेन फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब है या व्हाट इज़ द डिटेक्टर, तो यहाँ पर सिग्नल जो है वो हमें मिलता है। अब अगर 2 स्पीशीज़ हैं तो उनमें से जिनका चार्ज टू मास रेशियो परफेक्ट नहीं है वो इसकी वॉल के साथ जो है वो स्ट्राइक कर जाएंगे एंड दे विल बी एलिमिनेटेड। तो सिर्फ एक पर्टिकुलर चार्ज टू मास रेशियो वाला ही केटाइन जो है वो डिटेक्टर तक पास होता है और इस तरह फिर जितना उसका करंट प्रोड्यूस होगा उतनी ही उसकी कंसंट्रेशन होगी
और फिर इसी तरह ही हर चार्ज टू मास रेशो के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काउंट्स हैं और यहाँ पर हमने उसका एटॉमिक मास जो है वो दिया हुआ है, तो फिर हमें पता लग जाता है कि कौन सी स्पीशी है और उसके कितने जो है वो कंसंट्रेशन है। तो दिस इज़ दी बेसिक इंटरफेस ऑफ ICP-MS। तो हमने दो डिफरेंट टेक्निक्स को आपस में जोड़ा है जिससे डिटेक्शन लिमिट्स जो हैं वो और कम हो गई हैं। इट मीन्स कि ये इंस्ट्रूमेंट और ज़्यादा एफिशिएंट हो गया और हम और ज़्यादा कम कंसंट्रेशन वाले जो सैम्पल्स हैं उनका भी एनालिसिस हम कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।